हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलानी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं वो अवध राज्य पर है। आज हम अवध के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि इस राज्य की अंग्रेजों के समय में क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी और अवध के समय कौन कौन से नवाब आए थे, कौन से नवाब ने इसकी स्थापना की थी और कौन सा इसका आखिरी नवाब था और इसके दौरान अवध को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। अवध के नवाबों की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, इसका नवाबों का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, कौन से इसका संस्थापक था ये पूछा जा सकता है, या अवध का आखिरी नवाब कौन था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए वीडियो आप बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो इंटरेस्टिंग भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट कीजिए और दूसरे बच्चों को भी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है आप वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक अवध। ठीक है, अवध का जो विस्तार है वो कन्नौज पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में जो है कर्मनाशा नदी तक है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसके पश्चिम में क्या है कन्नौज और पूर्व में क्या है कर्मनाशा नदी। तो इसका जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये है आपका अवध। ठीक है, तो अवध जो था इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था। इतिहास में अवध से सबसे ज्यादा अंग्रेजों की सेना में जो सिपाही शामिल थे और अवध को जो है वो अंग्रेजी सिपाहियों की पौधशाला कहा जाता था। ठीक है, ये अंग्रेजों के लिए एक दुधारू गाय हुआ और एक तरीके से इसने अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो है वो बफर स्टेट का काम किया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था अवध का। ठीक है, और अवध के नवाबों ने जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों के साथ काफी हद तक जो है अंग्रेजों ने उन पर कंट्रोल किया और अंग्रेजों के साथ जो है इन्होंने सहायक संधियां की। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आज हम शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें अवध के पहले नवाब की, तो अवध का जो पहले नवाब था ये था शहादत खान। ठीक, शहादत खान जो था ये क्योंकि एक मुस्लिम शिया था और स्वयं को ये निशापुर के सैयद वंश से संबंधित जो है वो मानता था। तो शहादत खान जो था ये अवध का पहला क्या था, ये अवध का पहला नवाब था और इसी ने ही अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है वो दर्जा दिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शहादत खान की, तो ये स्वतंत्र अवध राज्य का जो था संस्थापक था और क्योंकि ये जो था शहादत खान जो था ये सबसे ज्यादा जो इसकी ताकत बढ़ी वो बढ़ी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ने ही इसको साल 1720 और 22 में आगरा का गवर्नर अपॉइंट किया था। आगरा का ये गवर्नर अपॉइंट हुआ था और गवर्नर बनने के बाद इसने वहां के राजस्व को अपने नियंत्रण में किया। ठीक है, इसके बाद साल 1722 में अवध का ये क्या बन गया, सूबेदार बन गया। अवध का क्या बन गया है, सूबेदार बन गया और वहीं से ही इसने अवध राज्य की स्वतंत्रता की स्थापना की और अवध का क्या बन गया, नवाब बन गया। ठीक है, इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने मोहम्मद शाह जो रंगीला था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था बुरहान मुल्क। ठीक है, तो इसकी एक उपाधि थी बुरहान मुल्क की उपाधि। ठीक है, क्योंकि इसकी राजधानी क्या थी, फैजाबाद थी। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, फैजाबाद बनाई थी। ठीक है, तो साल 1739 के अंदर जब भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है तो उस समय साल 1739 में भारत में एक मुगल बादशाह होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको जो है गवर्नर और सूबेदार बनाया था, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला के नेतृत्व में ये उस लड़ाई में भाग लेता है, परंतु नादिर शाह के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। किसको, शहादत खान को उस लड़ाई में जो है नादिर शाह जो है गिरफ्तार कर लेता है और बंदी बना लेता है। तो ये नादिर शाह से बोलता है कि आप दिल्ली पे आक्रमण करो, दिल्ली में आपको 20 करोड़ रुपए जो है वो मिलेगा। तो जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है तो दिल्ली में उसे 20 करोड़ रुपए नहीं मिलते। जब नादिर शाह उससे उन रुपयों की मांग करता है, इससे शहादत खान से 20 करोड़ रुपए की मांग करता है, तो शहादत खान भयभीत हो जाता है और उसी साल 1739 में विष खाकर ये अपनी आत्महत्या कर लेता है और इसकी क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है साल 1739 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर शहादत खान जो है वो क्या था, वो अवध का पहला संस्थापक था। आपसे पूछा जा सकता है अवध राज्य का पहला संस्थापक कौन था या किसने अवध की स्थापना की थी, तो शहादत खान, और इसकी उपाधि थी बुरहान मुल्क, जो किसने,
मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको दी थी। ठीक है, इसके बाद जब सादत खान की मृत्यु हो जाती है तो सादत खान की मृत्यु के बाद इसका जो दामाद होता है वो काफी योग्य होता है। इसका दामाद कौन था? इसका दामाद था सफदरजंग। सफदरजंग जो था वो काफी योग्य था और काफी जो है ताकतवर और शक्तिशाली था। तो सफदरजंग जो है साल 1739 में इसकी मृत्यु के बाद अवध का क्या बनता है? नवाब बनता है। ठीक, इसका जो असली नाम होता है अबुल मंसूर खान। ठीक, तो अबुल मंसूर खान जो है इसका नाम होता है, सफदरजंग की उपाधि ग्रहण करता है। इसके समय में एक मुगल बादशाह हुआ करते थे अहमद शाह। अहमद शाह जो थे ये मुगल बादशाह थे और अहमद शाह का जो टाइम पीरियड था वो साल 1748 से लेके 1754 तक का इसका अहमद शाह का समय था। और अहमद शाह ही इनको सफदरजंग की उपाधि देते हैं। अहमद शाह इन्हें अपने मुगल जो है मुगलों में जो इनको क्या बनाते हैं? इनको वजीर बनाया जाता है, इनको एक पद दिया जाता है। अहमद शाह जो मुगल बादशाह होते हैं इनको वजीर का पद देते हैं और वजीर के पद के बाद ये अपने जो है शक्तियों का विस्तार करते हैं, क्योंकि काफी कुशल योद्धा और काफी जो है योग्य होते हैं, तो ये वजीर के पद तक जाते हैं। इनकी योग्यता को देखते हुए अहमद शाह इनको सफदरजंग की उपाधि भी देते। ठीक है, तो साल 1745 में रुबेलों के विरुद्ध अभियान करते हैं। उस अभियानों में इनको सफलता मिलती है। कौन? सफदरजंग जो है वो 1745 में रुबेलों के खिलाफ अभियान करते हैं और इनको सफलता मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं समझते थे, इनकी जो प्रशासनिक नीति थी वो बहुत अच्छी थी। किसी तरह से धर्म को लेके कोई विवाद या किसी तरह का कोई भी हम बोल सकते हैं कि जो है विवाद नहीं होता था। तो इनकी जो न्याय व्यवस्था थी धार्मिक रूप से वो बहुत अच्छी थी। किसी तरह का कोई भी भेदभाव हिंदू मुसलमानों में नहीं समझते थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके समय में अवध में एक तहजीब शुरू होती है जिसको बोला जाता है लखनवी तहजीब। यानी लखनवी तहजीब की शुरुआत करने वाले अवध के नवाब कौन थे? वो थे सफदरजंग। ठीक है, परंतु साल 1754 में सफदरजंग की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सफदरजंग जो थे एक योग्य थे, लेकिन साल 1754 में हम बात करते हैं शुजाउद्दौला की। ठीक है, तो शुजाउद्दौला जो है ये साल 1754 से लेके 1775 तक के जो थे ये अवध के क्या थे? नवाब थे। और शुजाउद्दौला जो थे ये किसके? ये सफदरजंग के पुत्र थे। यानी सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला जो है वो अवध की गद्दी पर अवध के नवाब बनते हैं और अवध की गद्दी पर बैठते हैं। इनके टाइम पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना थी वो ये थी कि इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, जो मुगल बादशाह थे शाह आलम सेकंड, उनको अपने अवध राज्य में शरण दी थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर इनके टाइम पीरियड की हम ये बताते हैं कि इनके टाइम पीरियड में पानीपत में एक लड़ाई होती है जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो साल 1761 में होता है। ठीक है, साल 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और उस पानीपत के तीसरे युद्ध में ये अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं और मराठाओं का विरोध करते हैं, जिसमें मराठा हार जाते हैं। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली का इन्होंने क्या दिया था? पानीपत के युद्ध में इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का जो है वो साथ दिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि, तो इन्होंने जो है क्या करी थी? इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी, यानी 16 अगस्त साल 1765 को ही अंग्रेजों के साथ एक इलाहाबाद की संधि करते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं? बक्सर की लड़ाई में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेनाओं को हरा देते हैं। तो इसके बाद अंग्रेज जो है वो शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि करते हैं, जो है वो 16 अगस्त 1765 को होती है। और इस संधि के बाद अंग्रेज जो है इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले होते हैं वो शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम सेकंड को दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा साल 1773 में अंग्रेजों के साथ ही एक संधि करते हैं जो होती है बनारस की संधि। और इस बनारस की संधि के माध्यम से ये अंग्रेजों को क्या करते हैं? 50 लाख रुपए देते हैं और बदले में अंग्रेज इनको 50 लाख रुपए लेकर इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले थे वो वापस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर अंग्रेजों के साथ एक इलाहाबाद की जो है वो बनारस की संधि करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके टाइम पीरियड में दो सबसे इंपॉर्टेंट संधियां होती है शुजाउद्दौला के टाइम पीरियड में। एक है इलाहाबाद की संधि जो अंग्रेजों के साथ की जाती है साल 1765 में, और दूसरी है बनारस की संधि जो
जो की जाती है साल 1773 में, और वो भी अंग्रेजों के साथ होती है, ठीक है। परंतु साल 1775 के अंदर ही इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साल 1775 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अगर हम बात करते हैं आगे अवध के नवाब की, तो इनकी मृत्यु के बाद अगले जो अवध के नवाब बनते हैं वो बनते हैं आसफ दौला। आसफ दौला जो है ये अवध के नवाब बनते हैं। और आसफ दौला ने क्या किया था, राजधानी को फैजाबाद से इन्होंने राजधानी को कहां ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने राजधानी ट्रांसफर कर दी लखनऊ। यानी साल 1775 में जब ये अवध के नवाब बनते हैं तो अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर देते हैं। और उसी साल 1775 में ही ये अंग्रेजों से एक संधि करते हैं जो होती है क्या, फैजाबाद की संधि। और इस संधि के माध्यम से अंग्रेज जो फैजाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेज बनारस के क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और उस बनारस के एरिया में अंग्रेजों की सर्वोच्चता जो है वो कायम हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फैजाबाद की संधि किसके समय में होती है, आसफ दौला के समय में फैजाबाद की संधि होती है साल 1775 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साल 1781 में उस समय भारत में गवर्नर जनरल जो थे वारन हेस्टिंग थे। साल 1781 में आसफ दौला जो है वो वारन हेस्टिंग से एक शर्त तय करते हैं ये कि वारन हेस्टिंग जो है किसी तरीके से जो है नवाब जो ये अवध की बेगम है इनसे किसी तरीके से धन वसूल नहीं करेगा। तो इस तरीके से संधि एक शर्त तय होती है अंग्रेजों के साथ और आसफ दौला के साथ कि अवध के नवाबों से धन वसूली नहीं की जाएगी। परंतु जब साल 1781 में वारन हेस्टिंग जो है नवाब बंगाल का गवर्नर बनता है तो वो अपनी इस शर्त का उल्लंघन करता है और वो अपने अधिकारियों को यह आदेश देता है कि आप अवध की बेगम से जबरदस्ती जो है धन वसूलें, ठीक। लेकिन जब वारन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है तो उस महाभियोग में वारन हेस्टिंग के ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि उसने अवध की बेगमों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसके टाइम पीरियड में ये कुछ घटनाएं होती हैं। परंतु जो है और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मुहर्रम के लिए ये लखनऊ में मुहर्रम जो मुस्लिम्स में जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो इनका फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, उसके मनाने के लिए ये लखनऊ के अंदर क्या मनाता है, ये इमामबाड़ा लखनऊ में बनाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया, तो ये इमामबाड़ा बनाने वाले जो थे ये आसफ दौला थे। ये बड़ा इमामबाड़ा था जो इन्होंने लखनऊ के अंदर बनाया था, ठीक है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु साल 1797 में हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे वजीर अली, कौन, वजीर अली जो है वो नवाब की गद्दी पर बैठते हैं साल 1797 में। परंतु इनका टाइम पीरियड केवल 1 साल का होता है क्योंकि ये साल 1798 में इनको इन्हीं के चाचा शहादत खान सेकंड के द्वारा नवाब की गद्दी से रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो शहादत खान जो है अंग्रेज अधिकारी सर जॉन शोर के साथ एक शर्त तय करता है जिसके माध्यम से सर जॉन शोर शहादत खान की मदद करते हैं और वजीर अली को उसके पद से, उसके नवाब की गद्दी से हटाकर शहादत खान सेकंड को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। इनके टाइम पीरियड की एक और सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो होती है वो ये होती है साल 1801 में ये अंग्रेजों के साथ एक संधि करते हैं जो सहायक संधि होती है। और इस सहायक संधि के माध्यम से ये अंग्रेजों को अपनी नीतियां जो हैं, अपने राज्य की जो नीतियां हैं वो समर्पित कर देते हैं और अंग्रेज इन पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो 1801 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले बंगाल के अवध के जो नवाब थे वो थे शहादत खान सेकंड, ठीक है। तो शहादत खान सेकंड के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1814 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1798 में ये अवध के नवाब बनते हैं और 1814 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अगले जो अवध के नवाब बनते हैं वो बनते हैं गाजीउद्दीन हैदर। तो गाजीउद्दीन हैदर जो है ये अवध के नवाब बनते हैं और इनको अंग्रेज क्या करते हैं, इनको बादशाह की उपाधि दी जाती है। तो बादशाह की उपाधि अंग्रेजों के माध्यम से इनको
दी जाती है, केवल नाम के जो है उपाधि अंग्रेज इनको देते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इन पर पूरा कंट्रोल अपना किया हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों को उनसे बड़ा फायदा होता था। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड 1814 से लेकर 1727 तक का है। ठीक है, इसके बाद अगले जो नवाब बनते हैं नसरुद्दीन हैदर बनते हैं, ये भी केवल नाम के होते हैं। साल 1827 से लेकर 1836 तक ये अवध के जो है वो नवाब रहते हैं। तो इस तरीके से इनके बाद जो नवाब बनते हैं अवध की वो मोहम्मद अली शाह है। मोहम्मद अली शाह 1837 से लेकर 1842 तक अवध के नवाब रहते हैं। और इनके समय में एक छोटा इमाम बाड़ा जो है इनके द्वारा बनाया जाता है। छोटे इमाम बाड़े का निर्माण किसने किया? मोहम्मद अली शाह ने किया। और बड़े इमाम बाड़े को बनाने वाले आसफ दौलत है। ठीक है, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद इनके टाइम पीरियड के बाद जब इनकी 1842 में मृत्यु हो जाती है तो अगले अवध के नवाब बनते हैं अमजद अली खान। ठीक है, अमजद अली खान इनका टाइम पीरियड 1842 से लेके 1847 तक का है। तो आपसे इनके जो है क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, इनके ऑर्डर पूछे जा सकते हैं, इनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके अमजद अली खान की डेथ के बाद अगले जो अवध के नवाब होते हैं वो होते हैं वाजिद अली शाह। और ये अवध के अंतिम यानी आखिरी जो है वो नवाब होते हैं। ये अवध के आखिरी नवाब होते हैं। और वाजिद अली शाह, क्योंकि इन पर अंग्रेज जो है वाजिद अली शाह के ऊपर अंग्रेज ये आरोप लगाते हैं कि वाजिद अली शाह जो है इनका प्रशासन काफी भ्रष्ट है और ये हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव करते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर इनके राज्य पर कुशासन का आरोप अंग्रेज लगाते हैं। कुशासन का आरोप अंग्रेज लगाते हैं। एक व्यक्ति होते हैं आउटरम, ठीक है, जेम्स आउटरम, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज इनके राज्य पर कुशासन का आरोप लगाते हैं। और कुशासन का आरोप लगाते हुए वाजिद अली शाह को जो है नवाब की गद्दी से हटा दिया जाता है और इनको निष्कासित कर दिया जाता है। कहां पर? कलकत्ता में। इनको कलकत्ता जो है निष्कासित कर दिया जाता है, जहां साल 18 कर दिया जाता है। और इस तरीके से 1857 में जो है इनको निष्कासित कर दिया। और वाजिद अली शाह को जब निष्कासित कर दिया जाता है तो इनकी जो बेगम है, इनकी बेगम होती है हजरत महल। हजरत महल जो है वो इनको निष्कासित करने के बाद अवध पर अपने बेटे बिजलिस कादिर को जो है वो बैठाती है। और उसके बाद 1857 की क्रांति में ये बेगम हजरत महल जो है वो पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अवध के जो है आखिरी नवाब जो है वो वाजिद अली शाह होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने अवध के जितने भी नवाब थे उनके बारे में पूरे विस्तार से बताया है और जिस नवाब का समय में जो महत्वपूर्ण घटना थी वो मैंने आपको बताई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी